तो आप देखोगे आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमिक्स। जी, तो आप देखोगे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पीटी और मेंस पर फोकस करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारा भारत ही कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निवासियों के अस्तित्व और विकास का संबंध कृषि क्षेत्र से आदिकाल से जुड़ा है। नहीं जी, आधारिक व्यवसाय एवं अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति का क्षेत्र होने के कारण जाहिर सी बात है कृषि शुरू से ही आधारिक व्यवसाय के रूप में रहा है। लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति कृषि से ही करते रहे। इसके कारण सभी अर्थव्यवस्था अथवा यह कहा जाए कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यह अपरिहार्य है। यह समस्त मानव जाति के लिए जीवन का आधार है। विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक निर्भरता के कारण कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं उत्पादन में सापेक्षिक योगदान अपेक्षाकृत कम है, परंतु विकासशील एवं अर्धविकसित संस्थाओं में आर्थिक विकास का आधार कृषि ही है। याद रखने का काम करेंगे। और इसी अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार है। कृषि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार है। तो आइए फोकस करते हैं औपनिवेशिक काल में कृषि। औपनिवेशिक की बात करेंगे तो स्वतंत्रता से पहले विदेशी शासकों ने अपने औपनिवेशिक नीति के कारण कृषि विकास हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया। चूंकि तत्कालीन दोषपूर्ण भूसाधारण पद्धतियों में वास्तविक जोत का स्वामी नहीं था, अतः वह जोत में किसी भी प्रकार के अस्थायी सुधार के प्रति उदासीन था, मतलब कोई केयर ही नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने कृषि विकास हेतु कुछ प्रयास किए। 1901 में गठित सिंचाई आयोग की सिफारिशों के आधार पर कम वर्षा वाले सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधाओं के प्रसार पर जोर दिया। देखिए कब की बात है, 1901 की बात है। वो भी कहा जहाँ कम वर्षा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ पर सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधाओं के प्रसार पर जोर दिया। सूखा आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहकारी खाद्य समिति अधिनियम 1904 लागू हुआ। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधाओं के प्रसार पर जोर कब दिया, 1901 में। कब दिया, 1901 में। सहकारी खाद्य समिति अधिनियम कब लागू हुआ, 1904 में। तो ध्यान दीजिए, पीटी लेवल और मेंस लेवल लिखने के लिए बहुत जरूरी है। कृषि विकासार्थ सुझाव देने के लिए 1926 में नियुक्त शाही कृषि आयोग ने 1926 में नियुक्त शाही कृषि आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1927 में प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वित्त और सहकारिता के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए। याद रखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, कृषि विकासार्थ सुझाव देने के लिए 1926 में नियुक्त शाही कृषि आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1927 में प्रस्तुत किया। इसमें क्या हुआ, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वित्त और सहकारिता के लिए सुझाव दिए। कब की बात की जा रही है, 1927 में। तो देखिए कौन कौन सा डेटा आया आपका, 1901, 1904, 1926, 1927। लेकिन खाद्यान्नों की हालत लगातार गिरती गई। इसे सुधारने के लिए सरकार ने 1942 में खाद्य उत्पादन सभा बुलाई गई, जिसमें पारित प्रस्ताव के आधार पर अधिक अन्न उपजाऊ अभियान आरंभ किया गया। तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब लागू किया गया, 1942 में। कब लागू किया गया, 1942 में। ठीक है। कृषि आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, 1927 में। सहकारी खाद्य अधिनियम 1904 में। ठीक है। तो कहा जा रहा संपूर्ण अविभाजित भारत, मतलब उस समय का जो एरिया था भारत का, में समस्त कृषि वस्तुओं का उत्पादन सूचकांक
देखिए क्या वर्ड यूज किया, संपूर्ण अविभाजित भारत में समस्त कृषि वस्तुओं का उत्पादन सूचकांक 1904 से 5 के 100 की तुलना में 46 से 47 में बढ़कर 112.6 ही हो सका। मतलब 1904 हुआ था ना जी, अधिनियम लागू किया ना गया था ना जी, फोकस किया जा रहा देश की आज़ादी के समय, तो सोच सकते हैं कि लगभग 43 सालों में 12.6% ही बढ़ सका। लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक, इसका बेस ईयर 1904 से 5 के 100 की तुलना में 46 से 43 में घटकर 95.7 हो गया। नहीं जी, खाद्यान्नों की उत्पादिता में अत्यंत गिरावट आई और खाद्यान्न फसलों की उत्पादिता सूचकांक 1904 से 5 की 100 की तुलना में 46 से 47 में घटकर 84% ही रह गया। तो मतलब आधार वर्ष को लेकर चल रहे हैं तो उसके नज़रिए से देखोगे घट गया है। उत्पादिता सूचकांक है ना पर फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देखोगे इसका रेशियो घट गया। इससे प्रतीत क्या होता है, इससे प्रतीत होता है कि कृषि उत्पादन में जो नाम मात्र की वृद्धि हुई थी, जो नाम मात्र की वृद्धि हुई थी वह मुख्यतः गैर खाद्यान्नों की उपज बढ़ने के कारण हुई। और यदि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि ना हुई होती, यदि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि ना हुई होती तो स्थिति अत्यंत खराब हो गई होती। ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण उद्योगों का विनाश होता गया। ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण उद्योगों का विनाश होता गया और कृषि पर जनसंख्या का दबाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस नीति ने भारत को बचे पदार्थ की पूर्ति का स्रोत और ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का मंडी बनाकर रख दिया। देखो औद्योगिकीकरण जब आया तो उद्योग तो स्थापित हुआ ब्रिटेन में, लेकिन उसके लिए कच्चे माल कहाँ से आए, तो बना दिया भारत। अब सोच लीजिए कितना अच्छा दिमाग लगा था। कच्चे माल का एरिया कौन, भारत। उसका प्रोडक्ट उससे जो भी माल का निर्माण किया जाए दूसरे रूप में ब्रिटेन, और उसके दूसरों कहाँ बेचे, तो भारत। सोचिए मतलब रॉ मटेरियल भारत, बेचने के लिए कहा भारत। अब सोचिए उससे पूरा फायदा। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन की जड़ें मजबूत करने के लिए भूस्वामित्व में मध्यस्थ प्रथा को प्रोत्साहित किया, जिसमें वास्तविक काश्तकार भूमि का स्वामी नहीं था। योजना काल में कृषि विकास पर फोकस करेंगे जी। क्या लास्ट क्लास आपने देखा था योजना अवकाश 51 से पूरा 56 और कौन कौन सा पीरियड, कुछ पार्ट बचे हुए थे, देखेंगे वो पार्ट। जो क्लास में समय बचेगा उसको हम लोग बीच बीच में कंप्लीट करते रहेंगे। तो अब यहाँ फोकस करेंगे। देखो पिछले क्लास में हमने योजना काल में किस पर फोकस किया था, हाँ पंचवर्षीय योजना तो फोकस था। किस पर मेनली फोकस हुआ था जी, तो लास्ट क्लास जनसंख्या पर फोकस किया जा रहा था। योजना काल में जनसंख्या नीति पर फोकस किया जा रहा था, उसी के अंतर्गत कई प्रोग्राम। लेकिन आज के टॉपिक में योजना काल में कृषि विकास पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। और कब कब योजना अवकाश हुए, कब कब कोई प्लान नहीं हुआ, वो तो हमने आपको बता दिया भली भांति। तो प्रथम योजना 51 से 56 के आरंभ के समय कृषि की दशा अत्यंत निराशाजनक और खराब थी, नहीं जी। और हमने आपको बताया था अंग्रेज तो छोड़ चले गए, भुखमरी छोड़ चले गए, और कोई भी टेक्निक वो यूज नहीं किए ताकि कृषि में सुधार हो सके। तो जाहिर सी बात है प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आई तो उस में देखने को मिला कृषि की दशा सही नहीं थी। हमारे किसान महाजनों के ऋण जाल में बुरी तरह ग्रस्त थे, है ना जी। अब सोच ले मैया पप्पा दे हमारा थोड़ा सा पैसा, फसल रोपेला है, पता चला कि वहाँ पर साइन करवा लिया, उसका का बेटा सूद देते रहा, कभी मूल्य नहीं सूदे नहीं खत्म हो रहा, सूद मूल का खत्म होगा नहीं। तो उनकी जोतों का आकार बहुत छोटा था। क्यों? क्योंकि सही तरीके से कोई उपलब्धता नहीं थी, वे बिखरी हुई थी। उनके पास ना तो पैसा था ना ही ज्ञान, जिसके आधार पर वे उचित उपकरण, अच्छे बीज, रासायनिक खाद
खरीद नहीं सक पाते थे। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों के किसान वर्षा पर निर्भर थे। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों के किसान क्या थे? वर्षा पर निर्भर थे और उन्हें मानसून की अनिश्चितता सहन करनी पड़ती थी। अगर लेट से आया तो अकाल के रूप में, जल्दी वर्षा आई तो बाढ़ के रूप में, दोनों स्थिति में फसल बर्बाद। तो अनिश्चितता तो थी। भूमि तथा श्रम की उत्पादकता लगातार कम होती जा रही थी और यह विश्व में सबसे कम थी। इसके बावजूद हमारी जनसंख्या का लगभग 70% कृषि कार्य में लगा हुआ था। देश खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वावलंबित था क्या? नहीं था। इसे खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त 1947 में देश के विभाजन ने कृषि की स्थिति को और बिगाड़ दिया। 1947 में देश के विभाजन ने कृषि की स्थिति को और बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे हिस्से में जनसंख्या का अधिक भाग और इसकी अपेक्षा भूमि का कम भाग प्राप्त हुआ। ठीक है। अच्छा, कृषि क्षेत्र के लिए आयोजन का लक्ष्य। तो कृषि क्षेत्र के लिए आयोजन का लक्ष्य में क्या फोकस करेंगे? ठीक है।